प्रभात। ओझा जी किन्नी कक्षा में आइए, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण का पहला पाठ, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आज के इस पाठ में लोग सबसे पहले पढ़ते हैं भाषा के बारे में। परंतु आप इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए लगातार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाग धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है बोलना। जब मनुष्य ने धरती पर कदम रखा और उसके बाद एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहा, तो जो साधन बना उसके लिए वो भाषा था, जिसे हम आज भाषा कहते हैं। भाषा का जो पहला रूप है वह है मौखिक भाषा। जब मनुष्य ने बोलना शुरू किया, जो आदान प्रदान का साधन पहला था वो बोलकर ही हुआ, उसमें लिखने की कोई जगह नहीं थी। तो सबसे पहले जो भाषा का रूप आता है वो आता है मौखिक भाषा। दूसरा रूप है उसका लिखित भाषा। जब मनुष्य ने अपने संदेशों को दूर तक भेजने के लिए किसी संदेशवाहक की आवश्यकता समझी, और ऐसा संदेशवाहक जो उस संदेश से अनभिज्ञ हो, तो उसके लिए उसने सोचा कि ऐसी विधि ईजाद की जाए जिससे संदेशवाहक कम से कम उस संदेश के बारे में न जान सके। तब उसने लेखन कला का विकास किया, और इस क्रम में सबसे पहले वृक्ष की छालों, पेड़ के पत्तों पर लिखा गया। तो भाषा को लिखने के लिए जो तरीका निकाला गया, जो चिन्ह बनाए गए, उसे लिपि कहा गया। और उस कला को लेखन कला कहा गया। तो पहला रूप हो गया मौखिक भाषा, दूसरा रूप हो गया लिखित भाषा। कुछ दिन तक तो यही दो भाषाएं ही प्रयोग में लाई जाती थी, परंतु कुछ दिनों बाद यह अनुभूति हुई कि इन दो तरीकों से काम नहीं चल रहा है। ऐसे में एक तीसरे तरीके की आवश्यकता थी, क्योंकि समाज में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मूक बधिर होते हैं, जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। उनके लिए जो तरीका निकाला गया उसे सांकेतिक भाषा कहा गया। इसके अंतर्गत हम किसी को संकेतों में अपनी बात समझाते हैं, और वहां पे सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग है वह उसके लिए उपयोगी है जो सुनता नहीं और बोलता नहीं, परंतु इसे सीखना उसके लिए भी उपयोगी है जो सुनता भी और बोलता भी है। क्योंकि हमें अगर किसी मूक बधिर से बात करनी है तो बात तो हमें ही करनी है, उस तक अपनी बात पहुंचानी है। ऐसे में हमें ऐसा तरीका आना चाहिए जिससे हम उससे अपनी बात पहुंचा सकें। तो अगर उस कला को हम ही नहीं जानेंगे तो अपनी बात पहुंचा नहीं पाएंगे। अतः सांकेतिक भाषा भी एक आवश्यक सीढ़ी है भाषा की। तो इस तरह से भाषा के ये मुख्य तीन रूप हो गए जहां से भाषा का प्रारंभ होता है। अब हम जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाषा के बिंदु रूप जो तय किए गए, ये तीन रूप तो प्राकृतिक थे। आगे चलते हैं, जो भाषा के रूप तय किए गए, तो जो पहला भाषा का रूप है वह है मातृभाषा। मातृभाषा वह है जिसे बालक अपने माता पिता, अपने परिवारीजनों से सीखता है, सुनकर सीखता है, उसे पढ़ाना नहीं पड़ता, वह मातृभाषा है। क्योंकि हम उसे माँ बाप से सीखते हैं और वैसा ही सीखते हैं जैसा वो बोलते रहते हैं। यही वजह है कि जो लोक भाषाएं हैं, कितना भी उनको जानने वाला
जिसकी मातृभाषा कोई लोक भाषा है, कितना भी वो चाहे कि वह उससे विरत रहे, जब बोलता है वो परिष्कृत भाषा ही बोलता है, तो उसमें उस लोक भाषा का पुट दिखाई पड़ जाता है। अतः मातृभाषा बहुत ही प्रभावी भाषा होती है और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक होती हैं हमारे दिमाग में। हमारे मस्तिष्क में मातृभाषा की जड़ें गहराई तक होती है, हम उसे चाह कर भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि भाषा का जो पहला वो रूप है वही हम सीखे रहते हैं। दूसरा है मानक भाषा। मानक भाषा वह है जिसे साहित्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। साहित्य में जिसका प्रयोग किया जाता है वह मानक भाषा है। अखबारों में जिसका प्रयोग होता है वह मानक भाषा है। ये भाषा के रूप हैं। तो मानक भाषा फिर से एक बार देख लेते हैं, वह है जिसे समाचार पत्रों में, रेडियो पे, दूरदर्शन पे जिसका प्रयोग किया जाता है, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग किया जाता है, अथवा साहित्यकार लोग जिसका प्रयोग करते हैं। उपन्यास, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, जितने भी साहित्य की गद्य की विधाएं हैं, तो उसमें भाषा का जो रूप प्रयोग किया जाता है वह मानक भाषा कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि मानक भाषा हमारे देश में कितनी है। तो हमारे देश में मानक भाषाएं 22 हैं। 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। इसमें हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, नेपाली, असमिया, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, डोंगरी, मलयालम, संथाली, कोंकणी, मराठी, सिंधी, मैथिली, बोडो, गुजराती, मणिपुरी, ये 22 भाषाएं हमारी मानक भाषाएं हैं जो देश में प्रयोग की जा रही हैं। और इनकी अपनी अपनी वर्तनी है, अपनी अपनी भाषा बोलने का अपना अपना तरीका है। और अब आते हैं अगली भाषा के ऊपर, राजभाषा। राजभाषा वह भाषा है जिसे राज्य कार्यालयों में प्रयोग के लिए मान्यता प्रदान करता है। हमारे देश की, भारत की राजभाषा हिंदी है। यद्यपि बहुत सारे विरोधों के कारण हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी, परंतु हिंदी राजभाषा का स्थान संविधान में प्राप्त कर सकी। यदि हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। प्रयोग के रूप में तो हमारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि किसी से पूछा जाए हमारी राष्ट्रभाषा क्या है तो हिंदी को ही बताएगा। हमारे देश के हर कोने में हिंदी समझी जाती है और बहुत हद तक बोली भी जाती है। दुर्भाग्य यह रहा है कि दक्षिण भारतीयों के प्रबल विरोध के कारण हिंदी राजभाषा नहीं बन पाई, राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। परंतु इसमें दो राय नहीं है कि वस्तुतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगला प्रकरण है इस पाठ का बोली। बोली भाषा का वह रूप होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, अर्थात एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। जैसे हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, अवधी, मागधी, मैथिली, राजस्थानी, कई रूप हैं इसके, ये बोलियां हैं। परंतु जब भाषा की बात करते हैं तो जब कई बोलियों को मिलाकर जो परिक्षेत्र बनता है उसमें उन बोलियों का सम्मिलित जो परिमार्जित रूप होता है वो भाषा कहा जाता है उसे। परंतु ऐसा नहीं कि बोलियों का अस्तित्व नहीं है, बोलियों का अस्तित्व है और भाषा से पहले बोलियों का अस्तित्व था। क्योंकि साहित्य में देखें तो हमारी जहां तक हिंदी की बात है तो हिंदी में
50 वर्ष पहले लगभग जो संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं मिला करती थी, ब्रज भाषा मिला करती थी, खड़े हिंदी को ऐसे तो नहीं था। तो इस तरह बोलियों की भी अपनी मजबूत जड़ है। बोलियां हमारी हिंदी भाषा की हैं अवधी, हरियाणवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ब्रजभाषा, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, ये हमारी बोलियां हैं। अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणवी हरियाणा में बोली जाती है, बुंदेलखंडी वह मध्य प्रदेश में बोली जाती है, ब्रजभाषा भी उत्तर प्रदेश के ही एक भाग में बोली जाती है, और कुमाऊनी गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है। हम थोड़ा सा यहाँ पर भाषा और बोली का अंतर समझने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि एक बड़े परिक्षेत्र में बोली जाने वाली कोई भाषा भाषा कहलाती है। उसके कई रूप हो सकते हैं। उसका जो सबसे परिष्कृत परिमार्जित रूप होता है वह भाषा होता है, जैसे खड़ी हिंदी। परंतु उसका जो प्राकृत रूप होता है वह बोली होती है, जो युगों से चला आ रहा है, उसे हम लोग बोली कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे भाषा और बोली में क्या अंतर है। अगला प्रकरण इसमें है लिपि। लिपि के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि जो लिखने का तरीका होता है वो लिपि होती है। किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, और उर्दू की फारसी, तमिल की तमिल, और बांग्ला की बांग्ला, अरबी की अरबी है। तो अलग अलग लिपियां हैं। परंतु यहाँ हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी के बारे में ही ज़्यादा जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो ब्राह्मी लिपि से उद्भूत। अब अगला प्रकरण है इस पे, यहाँ पे व्याकरण। किसी भाषा को कैसे अच्छे से बोला जाए, अच्छे से जाना जाए, अच्छे से पढ़ा जाए। जिस शास्त्र से हमें इस कला का ज्ञान होता है वह व्याकरण कहलाता है। पुनः मैं एक बार दोहराऊंगा कि किसी भाषा को कैसे हम ठीक से पढ़ें, ठीक से जाने, ठीक से बोलें, जो शास्त्र में यह बताता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत उस भाषा के वर्णों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, हमने उन्हें कितने भागों में बांटा है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। जहां पे इस बात का विचार होता है उसे हम लोग वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है शब्द विचार, जहां पर हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। तद्भव है, तत्सम है, विलोम है, पर्यायवाची है इत्यादि, उसे हम शब्द विचार कहते हैं। और तीसरा है वाक्य विचार, जिस भाग में हम वाक्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तो उसे वाक्य विचार कहा जाता है। तो इस तरह हमने आज की कक्षा में भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण इस प्रकरण पर अध्ययन किया। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें और इसके बारे में अपने कमेंट्स दें। यदि आप कमेंट्स अच्छे रहे तो मैं आगे आने वाले दिनों में प्रयास करता रहूंगा कि आपको ऐसे व्याकरण से संबंधित और वीडियोस मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।